आ जाओ भाई। आज हम नेक्स्ट पार्ट है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है, पहले इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा जान लें। देखो, इसके अंदर ये लिखा आपके टेस्टीज दोनों साइड के अंदर हैं, और इन टेस्टीज के अंदर ये जो आपका पोर्शन लिखा है ये इधर भी है। ये क्या है? एपिडिडाइमस होता है, तो दोनों तरफ हैं। इसके बाद में एपिडिडाइमस के अंदर टेस्टीज के जो सिक्रेशंस होते हैं, स्पर्म वगैरह, उनको यहाँ कुछ टाइम के लिए क्या है, स्टोर करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है वास डिफरेंस, जो आपको दिख रहा है। देखो, यहाँ से भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ये ट्यूब यहाँ से भी है, और आगे जाके देख रहे हैं कि इसका रंग जो है यहाँ हल्का हो गया है इस साइड में। इसका मतलब ये है कि ये यूरिनरी ब्लैडर के क्या है, पीछे की साइड में। तो ये वास डिफरेंस क्या करते हैं, टेस्टीज के जो भी सिक्रेशंस हैं उनको कन्वे करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके पीछे की साइड में पोस्टीरियरली है। और साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उसके पीछे की साइड में देखो, ये दो ग्लैंड हैं। ये कौन सी? सीमिनल वेसिकल। और फिर ये सारे चीज़ें आके ये इससे मिल जाती हैं। ये क्या है? यूरेथ्रा। और आपको बताया हुआ यूरेथ्रा जो है वो आपका मेल के अंदर उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट का और उसके यूरिनरी सिस्टम का कॉमन पार्ट जो है वो होता है। और जहाँ ये आपका यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ से यूरिन भी इसी रूट से बाहर आएगा, और इधर से आपने का टेस्टीज के जो सिक्रेशन है वो वास डिफरेंस के थ्रू यहाँ पहुँचेंगे। ये भी यूरेथ्रा के अंदर यहाँ आके कंबाइंड हो जाते हैं। और जहाँ यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के बाद स्टार्ट होता है, वहीं आप देखिए क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो यदि मैं बात करूं कि एक मेल के अंदर, तो आपने कहा दो ये क्या है, टेस्टीज हैं। दो ही क्या हैं, ये एपिडाइमस हैं। दो ही वास डिफरेंस है जिनका काम क्या है, स्पर्म को टेस्टीज से यूरेथ्रा की तरह ट्रांसपोर्ट करना। फिर दो ही क्या है, ये सीमिनल वेसिकल हैं। ये सीमिनल वेसिकल के जो सिक्रेशन होंगे, इसमें न्यूट्रिशन होगा, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो आगे जाके वो आपके वेजाइनल कैविटी में सर्वाइव कर पाएंगे। और ये आपका क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसका डिस्कशन भी करेंगे। और ये यूरेथ्रा कॉमन पार्ट है, और उसके बाद ये यूरेथ्रा के चारों तरफ ये इनक्लोज पार्ट है। ये क्या है, मेल पेनिस। तो ये आपका मेल का एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मैंने चीज़ों के बारे में बात की है। ये जो यूरेटर है, ब्लैडर है, ये आपके जो है वो आपके यूरिनरी सिस्टम के पार्ट जो है वो होते हैं। ये डायग्राम जो आप देख रहे थे, ये सामने की तरफ से है, सामने की तरफ एंटीरियर। अब जो दूसरा डायग्राम मैं दिखाने वाला हूँ, ये लेटरल व्यू है। लेटरल का मतलब होता है साइड से। तो दिख रहा है, ये आपका देख के लग रहा हो साइड व्यू है। और इसके अंदर आप देखेंगे, देखो ये रही आपकी टेस्टीज। साइड व्यू इसलिए एक टेस्टीज आपको दिख रही है, और इसी के साथ इसके ऊपर ये एपिडाइमस लगा हुआ है। और ये टेस्टीज जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में रहती हैं, जिसका नाम है स्क्रोटम। तो ये स्क्रोटम है। इसके बाद में ये आपका क्या है, ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर, ये आपका वास डिफरेंस है। तो ये वास डिफरेंस जो है, ये लिख रखा है यहाँ पे, ये इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इधर पीछे की साइड में जो यूरिनरी ब्लैडर है, उसके बैक साइड में कौन है, सीमिनल वेसिकल्स हैं। और उसके बाद में ये आपका ये सिक्रेशन, और ये ग्लैंड कौन सी है, ये आपकी जो ग्लैंड दिख रही है ये कौन सी है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड है। और उसके बाद में ये सिक्रेशन इधर पहुँचते हैं। साथ ही साथ यहाँ देखो, इन्होंने लिखा है एसेसरी ग्लैंड। ये अभी मैं बताऊंगा। ये एसेसरी ग्लैंड जो है यूरेथ्रा है, इसके अंदर होती है। ये दो होती हैं, और इस ग्लैंड का नाम जो है वो क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखो, नाम से बल्ब जैसी है, इसलिए इसको बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। या इसी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, मैं इधर लिख रहा हूँ, इसका नाम है दैट इज काउपर्स। तो आप काउपर्स याद कर लीजिए, अभी छोटा नाम है, दैट इज काउपर ग्लैंड। तो पूछ लेते हैं काउपर ग्लैंड कहाँ है, तो कहेंगे मेल जो यूरेथ्रा है उसके अंदर है। और काउपर ग्लैंड के जो सिक्रेशन होते हैं वो प्री इजाकुलेटरी सिक्रेशन है।
प्री इजाकुलेटरी का मतलब ये है जैसे ही सेक्सुअल एक्साइटेशन होगा तो ये काउपर ग्लैंड अपने सिक्रेशन प्रोड्यूस करती है और जिसकी वजह से जो यूरेथ्रा है वो अंदर से लुब्रिकेट हो जाता है और उसके लुब्रिकेट होने से क्या है स्पर्म का मूवमेंट क्या है आसान जो है वो होगा। तो ये आपका एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर यहाँ काउपर ग्लैंड जो है वो है। अब नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे और कहे कि देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है आपके सामने और इस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की साइड में कौन है, तो पीछे की साइड में देखो इसमें कौन है, सीमिनल वेसिकल जो है इसके बैक साइड में होती और इसके अलावा और कोई है तो क्या है, वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस की ये डक्ट और ये सीमिनल वेसिकल जो है वो मेल यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड के अंदर होती हैं, इसको आप याद रखना। इसके ऊपर आगे मैं क्वेश्चन जो है उसका डिस्कशन जो है वो करूँगा। इसके बाद में हम बात करें कि हमारे टेस्टीज का जो डायग्राम है थोड़ा बड़ा करके यहाँ लिखा हुआ है कि इसकी कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो एक मेल के अंदर 2 टेस्टीज होती हैं, ये रही टेस्टीज, और टेस्टीज के अंदर जो चीज़ें बनती हैं वो स्पर्म वगैरह वो एपिडिडाइमस में कुछ टाइम के लिए स्टोर कर देते हैं और उसके बाद में ये एपिडिडाइमस से ये डक्ट आपको दिख रही है जिसको आप क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं दैट इज़ वास डिफरेंस। ये इनको कन्वे करके इसका मूवमेंट करा के ये कहाँ लेके जाएगी, यूरेथ्रा तक लेके जाएगी। इसके अलावा ये आपकी ब्लड और नर्व हैं, ये कोई आपको याद नहीं करना। यहाँ एक वर्ड लिखा स्पर्मेटिक कोड। पहले मैं इस स्पर्मेटिक कोड का क्या फंक्शन है ये आपको बता दूं। तो स्पर्मेटिक कोड जो है इसका काम है टेस्टीज को असेंड और डिसेंड करना, क्योंकि ये टेस्टीज ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, जिसके अंदर दोनों टेस्टीज होंगी। ये स्क्रोटम और ये स्पर्मेटिक कोड ये दोनों मिलके हमारे टेस्टीज का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, क्योंकि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर, और हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे करीब 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर के ऊपर स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो यदि ये 37 है तो इसे 3 डिग्री कम कर दीजिए तो 34 डिग्री के आसपास टेम्परेचर के ऊपर स्पर्म बनते हैं और इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम स्क्रोटम करता है, क्योंकि स्क्रोटम में बहुत सारे इसके अंदर ऐसे रिंकल्स होते हैं, इसके अंदर स्वेटिंग होती है और जैसे ही स्वेटिंग होगी तो टेस्टीज की हीट जो है बाहर क्या हो जाएगी, रेडिएट हो जाएगी। इसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, स्वेटिंग ना भी करे, इससे टेस्टीज का टेम्परेचर मेंटेन करता है। साथ ही साथ जो स्पर्मेटिक कोड हैं टेस्टी को ऊपर खींच लेती, ऊपर का मतलब हमारी बॉडी के अंदर लेके चली जाती हैं, और या फिर ये क्या है टेस्टीज को नीचे की तरफ डिसेंड करती हैं, यानी टेस्टीज जो है वो स्क्रोटम से ऊपर चली जाएंगी, वापस ऊपर का मतलब बॉडी के अंदर चली जाएंगी, बॉडी कैविटी में अंदर गर्म हो जाएंगी, और यदि गर्मी ज़्यादा है तो ये डिसेंड होके क्या है नीचे आ जाएंगी। तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि स्क्रोटम और ये जो स्पर्मेटिक कोड हैं इन दोनों का काम टेस्टीज के टेम्परेचर को मेंटेन करना और स्पर्म का फॉर्मेशन बॉडी टेम्परेचर से करीब 3 डिग्री सेंटीग्रेड लो के ऊपर ऐसा होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ टेस्टीज के अंदर ये आपकी सिमिनीफेरस ट्यूब्यूल लिखा है। ये जो सिमिनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टीज के अंदर लोब्यूल होते हैं, करीब 200 से 300 लोब्यूल होते हैं, और वो लोब्यूल जो हैं वो सिमिनीफेरस ट्यूब्यूल जो है इनसे भरे हुए होते हैं, और ये सिमिनीफेरस ट्यूब्यूल बोल दीजिए। और ज़्यादा आपको एक्यूरेट जाना है तो आप कह सकते हैं जर्मिनियल इपिथेलियल सेल। क्या बोल रहा हूँ, जर्मिनल और ये लीजिए इपिथेलियल सेल। तो ये जर्मिनल इपिथेलियल सेल इनके अंदर, या यूँ कहें सिमिनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टीज, इनके अंदर क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजीनेसिस। क्योंकि देखो स्पर्मेटो तो ये तो स्पर्मेटाजोआ है, जो इसको स्पर्म बोल दीजिए या स्पर्मेटाजोआ, और इसके बनने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजीनेसिस। जीनेसिस का मतलब बनना। तो आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्मेटोजीनेसिस कहाँ होगा, या तो बोलेंगे जर्मिनियल
ईपी इपिथेलियल सेल में, या फिर कहेंगे सिम्निफेरस ट्यूब्यूल जो है इसके अंदर होता है। इसके अलावा आपको बता दूं, टेस्टीज के अंदर और भी सेल होती हैं जिनको आप ये बोलते हैं, जिनका बहुत कॉमन क्वेश्चन जो है यहाँ आता है, जिनको आप बोलते हैं लीडग सेल। क्या बोलते हैं? ली और ये डग, लीडग सेल। और इन्हीं सेल को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टेटियल सेल। तो लीडग सेल और इंटरस्टेटियल सेल होती हैं और इनका काम है टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन जो है वो करना। तो ये सेल होंगी। इसके अलावा हमारी टेस्टीज में एक सेल और होती हैं जिनका नाम है सेराटोली, सेराटोली सेल। और ये सेराटोली सेल जो है ये क्या करेंगी? ये न्यूट्रिशन का, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, स्पर्मेटाजोआ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये आपका आ गया सेराटोली सेल। तो मैंने आपको यहाँ देखो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए उनके बारे में मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि आपकी टेस्टीज का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम किसका है? तो स्पर्मेटिकोड का। और दूसरा क्या है? स्क्रोटम का। फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि स्पर्म जो है फॉर्मेशन कहाँ होंगे? तो कहेंगे सिम्निफेरस ट्यूब्यूल में या फिर जर्मिनियल इपिथेलियल सेल में। तीसरा क्वेश्चन आप करते हैं कि आपके टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कौन सी सेल में होगा? तो मैं कहूँगा लीडग सेल के अंदर होगा। फिर कहेंगे टेस्टीज के अंदर स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली सेल का नाम क्या है? तो क्या बोलेंगे? सेराटोली सेल जो है वो कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट में इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि टेस्टीज में 200 से 300 लोब्यूल हैं और लोब्यूल के अंदर क्या होती? सिम्निफेरस ट्यूब्यूल होती हैं और ये ट्यूब्यूल बनी होती हैं जर्मिनियल इपिथेलियल सेल से। और इनके अंदर क्या बनता है? इनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो होता है। दूसरा, टेस्टीज के अंदर इंटरस्टेटियल, इन्हीं सेल को बोलते हैं लीडग सेल। इनका काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस करना। इसके अलावा टेस्टीज में तीसरी सेल है सेराटोली सेल। इनका काम है ग्लाइकोजन स्टोर करती हैं, दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्मेटाजोआ। इनके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है जो ग्लूकोज में टूट के और स्पर्म या स्पर्मेटाजोआ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद में टेस्टी के जितने भी बनती चीज़ें वो एपिडिडाइमस में स्टोर होती हैं। फिर वो वास डिफरेंस के थ्रू यूरेथ्रा में मिलती हैं। 2 वास डिफरेंस हैं, दोनों टेस्टी से जुड़े हैं। फिर कहेंगे 2 सीमिनल वेसिकल हैं और सीमिनल वेसिकल जिस फ्लूइड का सिक्रेशन करती हैं उस फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिशन होते हैं, जिसकी वजह से आपका स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सर्वाइव करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका जो यूरेथ्रा है उसकी ओपनिंग के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। यूरेथ्रा के चारों तरफ जो है लपटी हुई रहती है और ये एक ही होती है। इसके सिक्रेशन थिक और मिल्की वाइट होते हैं, थिक और मिल्की सिक्रेशन होते हैं। इसके अंदर क्या है? क्लोटिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से सीमन जो है वो वेजाइनल कैविटी में जाके थिक होता है, गाढ़ा होता है, और ताकि यूट्रस या सर्वेक्स जो है उसको अडहेयर कर ले और इसकी वजह से स्पर्म अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मूवमेंट कर जाएंगी। इसके बाद में आपका पेनिस, जिसके अंदर आपका यूरेथ्रा रहता है, और स्क्रोटम मैंने आपको बताया ए बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इनक्लोज बोथ क्या है? टेस्टीज। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। उनके अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में हमने बात की, उनके रोल के बारे में बात की। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो टेस्टोस्टेरोन है इसका काम क्या है? तो टेस्टीज से सीक्रेट होगा। थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन जो एड्रेनल कोर्टेक्स है, और एड्रेनल कोर्टेक्स की जो सेल हैं उनको आपको बताया हुआ है जोना, जोना, जोना। और फिर मैंने बताया था GFR, जोना ग्लोमेरुलस, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस। तो ये जोना रेटिकुलरिस जो सेल हैं ये क्या है? सेक्सुअल हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। तो एड्रेनल कोर्टेक्स से भी थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन जो है इसका रिलीज होता है, लेकिन मेजर टेस्टोस्टेरोन का रिलीज एक मेल में टेस्टिस से होता है। और इसका काम है, देखो, स्पर्मेटाजोआ या स्पर्म है उसके फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना, उनकी लाइफ और फर्टिलिटी को मेंटेन करना।
इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो है वो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब ये है कि एक लड़के को आप उसकी बॉडी स्ट्रक्चर से पहचान लेते हैं, उसके दाढ़ी मूंछ से पहचान लेते हैं, उसके मसल से पहचानते हैं। तो ये हमारे क्या हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल जो है वो कैरेक्टर हैं उनके लिए। इसके अलावा ये मसल और बोन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इससे मसल की और बोन की ग्रोथ होती है। और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो है वो सेक्सुअल डिज़ायर इंक्रीज, लिबिडो यानी सेक्सुअल डिज़ायर को इंक्रीज करता है। फिर लास्ट में आपसे पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ सीमन, ये एक बार में जो इजाकुलेशन होता है तो इसका वॉल्यूम 2 से 5 ml, और 1 ml के अंदर करीब 40 से 100 मिलियन स्पर्मेटाजोआ जो है वो होते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि जो सीमन है इसका वॉल्यूम आपने कहा 2 से 5 ml, तो इसकी पीएच जो है वो कितनी होगी? तो इसकी जो पीएच है वो स्लाइटली अल्कलाइन होती है। तो सबसे पहले तो अल्कलाइन याद रखें, आपको पता न्यूट्रल पीएच 7 है तो स्लाइटली अल्कलाइन है, तो 7.1 से लेके 7.8 ये जो पीएच है, ये पीएच हमारे क्या है, सीमन की होती है। तो आप तो ये पूरा याद नहीं हो तो स्लाइटली एसिडी का मतलब 7 से थोड़ा सा ऊपर इतनी पीएच जो है वो होती है। तो ये हमने डिस्कस किया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। लगे ही हाथ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। और इसके अंदर देखो ये लिखा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसका ये क्या है, लेटरल व्यू है, साइड से आपको व्यू दिखाया गया है। और इस व्यू के अंदर आप देख रहे हैं, और इनको थोड़ा सा देखना, इन पे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये जो है आपका ये जो पार्ट है, देखो ये लिखा हुआ, देखो ये क्या है, दैट इज यूरेथ्रा। ये तो यूरेथ्रा है, ये आपका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो इसकी बात नहीं करें, ये तो क्या है, फीमेल का क्या है, यूरिनरी सिस्टम है। हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ से लोकेट कीजिए यूट्रस, तो ये आपका यूट्रस रहा। अब पहला क्वेश्चन कि फीमेल के अंदर यूट्रस जो है इसकी पोजीशन क्या है? तो देखो यूट्रस के सामने की तरफ ये कौन है, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, और पीछे की तरफ ये कौन है, रेक्टम। तो ये क्वेश्चन आता है, इसलिए डायग्राम दिया है कि यूट्रस फीमेल में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में क्या प्रेजेंट है, यूट्रस जो है ये प्रेजेंट होता है। दूसरा, ये सर्विक्स जो है ये यूट्रस का एक पार्ट होता है, जिससे ये वेजाइनल कैविटी के साथ में यहाँ जुड़ जाता है। तो ये वेजाइनल कैविटी है, उसकी ये फिर नीचे क्या है, ये ओपनिंग जो है वो होती है। इसके अलावा बाकी चीज़ों का डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ देखने वाली बात यही थी कि आपका पीछे की साइड में ये वाला क्या पार्ट है, रेक्टम है, और सामने की तरफ आपका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, और इन दोनों के बीच में आपका क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो होता है। अब इससे आगे बढ़ के मैं आपको सामने की तरफ से दूसरा डायग्राम जो है वो दिखाता हूँ। और फीमेल के इस डायग्राम के अंदर आप देखें, देखो ये वेजाइना, और इसके अंदर मैं आपसे कुछ चीज़ें बात करूँगा कि वेजाइनल कैविटी के अंदर जो लाइनिंग होती है टिश्यूज़ की या सेल की, वो कौन सी होती हैं? तो देखो ये वेट सरफेस होती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यहाँ वियर और टीयर होता है, इसलिए यहाँ कौन से टिश्यूज होंगे, तो आप कहेंगे दैट इज स्ट्रेटिफाइड। कौन से होंगे, दैट इज स्ट्रेटी क्या है, फाइड, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल क्या है, टिश्यू। तो ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो है इनकी यहाँ लाइनिंग होती है, क्योंकि वियर एंड टीयर वाली जगह वेट सरफेस पे स्ट्रेटिफाइड, तो इन टिश्यूज की लाइनिंग होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं बात करूं कि वेजाइनल जो कैविटी है इसकी पीएच क्या है, तो अभी हमने बात की थी सीमन की पीएच स्लाइटली एसिडिक होती है। वेजाइनल कैविटी की पीएच जो है, यदि आपको रेंज एग्जैक्ट याद करनी है तो देखो 3.8 से लेके 4.5 ये इसकी पीएच है, और ये आपको दिख रही है ये क्या है, ये एसिडिक पीएच है। और या फिर याद कर लीजिए ये पीएच क्या है, 4.5 से क्या है, नीचे नीचे होगी, क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया होता है जो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, और लैक्टिक एसिड की वजह से यहाँ की पीएच क्या है, एसिडिक जो है वो रहती। तो दो बातें हमें खास तौर पे याद करनी है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग है, और पीएच जो है 4.5 से कम जो है वो होती है। इसके अलावा कोई दूसरी बात और देखनी है तो वो ये है कि यहाँ आप देख रहे हैं इस साइड में ये वेजाइनल ओपनिंग है, और इस साइड में यहाँ पे ग्लैंड होती है अंदर की तरफ,
और ये ग्लैंड की डक्ट है। तो वेजाइनल ओपनिंग के पास में ग्लैंड की डक्ट है। इस ग्लैंड का नाम क्या है? तो इसका नाम है दैट इज बार्थोलिन। क्या नाम है? बार्थोलिन ग्लैंड। अब जैसे मैंने आपको बताया था अभी मेल के अंदर, मेल में जहाँ काउपर्स ग्लैंड है और उसका काम था यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करना, इसी तरह से फीमेल के अंदर जो है ये बार्थोलिन ग्लैंड है। सेक्सुअल एक्साइटेशन की वजह से बार्थोलिन ग्लैंड के सिक्रेशन होंगे और उसकी वजह से ये वेजाइनल ओपनिंग है ये क्या हो जाएगी? लुब्रिकेट जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती, यह आपने देख लिया। वेजाइना जो है सर्वेक्स के साथ में यूट्रस के साथ, यूट्रस का सर्वेक्स पार्ट है इससे जुड़ी है, स्टेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग, और इसकी पीएच जो है 4.5 से कम होगी। अब मैं बात करूं यूट्रस, और यूट्रस का एक पार्ट है वो सर्वेक्स है, दूसरा पार्ट इसको हम, ये जो पार्ट है इसको बॉडी पार्ट बोल देते हैं, और जो ऊपर का पार्ट है इसको हम बोलते हैं दैट इज फंडस। तो यूट्रस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। वो पार्ट जो यहाँ वेजाइना के साथ जुड़ा है उसको सर्वेक्स बोलेंगे, ये जो पार्ट है इसको बॉडी पार्ट बोलेंगे, और ऊपर का पार्ट है डूम शेप्ड, ऐसे ये डूम शेप्ड है ऊपर से घुमावदार, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज क्या है? फंडस। और यहाँ इस डायग्राम के अंदर आप क्या देख रहे हैं? तो इस डायग्राम में आप ये देख रहे हैं कि यूट्रस का जो ऊपर का पार्ट है डूम शेप्ड फंडस, और ये दोनों तरफ क्या है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर के अंदर ओपन हो रहा है दोनों साइड में। इस ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? फ्लोपियन ट्यूब, या इसका दूसरा नाम जो है यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं। और फिर दूसरा आप क्या देख रहे हैं? ये फ्लोपियन ट्यूब देखो यूट्रस के फंडस पार्ट से ओरिजिनेट होती है, और लास्ट में ये ओवरी के साथ में क्या हो रही है? अटैच हो रही है दोनों साइड में। तो ये आपकी 2 ओवरी हैं दोनों साइड में, और ये ओवरी जो है आपके सस्पेंडरी लिगामेंट के साथ में यूट्रस की वॉल से जुड़ी हुई है। और ओवरी का ये पोर्शन आपको दिख रहा है फ्लोपियन ट्यूब, और फ्लोपियन ट्यूब जो है इसका दूसरा नाम यूटेराइन ट्यूब। इस ट्यूब के मैं 3-4 पार्ट करता हूँ, जिन पार्ट के बारे में क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो देखो फ्लोपियन ट्यूब जो है इसका ये पार्ट, जो छोटा सा पार्ट है जो यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है इस्थमस। इसका नाम क्या है? मैं आई ही लिख देता हूँ। इसका नाम है, सॉरी दोबारा से लिखता हूँ, इसका नाम है दैट, ये नैरो पार्ट है और इसको बोलेंगे दैट इज इस्थमस। इस्थमस होता है। इसके बाद में इसका बीच का और सबसे लार्जेस्ट पार्ट भी यही होता है, इसको क्या बोलते हैं? ए एम्पुला। इसको क्या बोलेंगे? इसको मैं लिख देता हूँ दैट इज एम्पुला। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि यूटेराइन ट्यूब का मोस्ट डायलेटेड पार्ट, या वो पार्ट जहाँ फर्टिलाइजेशन कॉमनली होता है, उसका नाम क्या है? एम्पुला। और उसके बाद में यूटेराइन ट्यूब का ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है फनल शेप्ड है, फनल जैसा, ऐसे हमारी फनल होती है ना, ऐसा है। तो ये फनल शेप्ड जो पार्ट है इसका नाम क्या है? इसका नाम है इनफंडीबुलम, FUNDI, इनफंडी, और क्या है? बुलम, BULUM। तो ये है इनफंडीबुलम। तो ये, और इसके बाद में देखो ये क्या था? पहला पार्ट था इस्थमस जो यूट्रस से जुड़ा है, उसके बाद डायलेटेड पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे? एम्पुला बोलेंगे, और उसके बाद में लास्ट फनल शेप्ड है, इसको क्या बोलेंगे? इनफंडीबुलम जो है वो बोलेंगे। इसके बाद में ये जो लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इन पे क्वेश्चन आता है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो यूटेराइन ट्यूब के हैं, इस साइड में भी आप देख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं दैट इज फेम्ब्री। तो आपसे पूछते हैं, अब देखो मैं थोड़ी, ये रोज़ आपका वीडियो जब भी रिकॉर्ड करता हूँ, ये जयपुर की सफाई वाला आ जाता है, गाना सुन रहे होंगे आप, है ना? तो मैं 2 मिनट का पोज लेता हूँ, हालांकि आपका वीडियो कंटिन्यू रहेगा, मैं 2 मिनट का पोज जो है वो लेऊँगा, फिर आगे कंटिन्यू जो है इसको करूँगा। अब आपसे कुछ से क्वेश्चन जो है उनके बारे में डिस्कशन कर लिया जाए एक बार के लिए। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी वेजाइनल कैविटी है उसके अंदर कौन से टिश्यू की लाइनिंग है? तो अभी बताया था स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। दूसरा मैं कहूँगा वेजाइनल ओपनिंग के अंदर जो ग्लैंड होती हैं उनका नाम क्या है? तो वेजाइना का बाथ करवाना, वेजाइना को लुब्रिकेट करना, ग्लैंड का नाम क्या था? बार्थोलिन। तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि वेजाइना का
वेजाइना जो है यूट्रस के कौन से पार्ट से जुड़ी है, तो दिख रहा है सर्विक्स से जुड़ी हुई है। चौथा क्वेश्चन कहता हूँ वेजाइनल कैविटी की पीएच जो है वो कितनी है, तो आप कहेंगे पीएच जो है वो 4.5 जो है इससे क्या होगी, कम होगी, 4.5 से कम होगी, ये याद रखना। इसके बाद में कुछ और यूटेराइन ट्यूब से जुड़े हुए क्वेश्चन कर लेता हूँ। और यूटेराइन ट्यूब से जुड़े हुए क्वेश्चन से पहले मैं आपसे पूछूं यूट्रस के 3 पार्ट कौन से हैं, तो देखो सर्विक्स है, इसको यूट्रस की नेक बोलते हैं जिसके साथ ये वेजाइना से जुड़ा हुआ है। दूसरा ये इसका बॉडी पार्ट है और तीसरा ये डूम शेप्ड पार्ट है, इसको बोलते हैं फंडस। और यूट्रस ऊपर की साइड में दोनों तरफ की जो ओपनिंग है इसको हम क्या कहेंगे, दूसरा क्वेश्चन तो बोलेंगे यूटेराइन ट्यूब। यूटेराइन ट्यूब के पार्ट बताइए, तो पहला देखो ये पार्ट क्या है, स्थमस है। ये स्थमस के बाद में ये क्या है, इसको बोलेंगे दैटी एम्पुला, ये मोस्ट डायलेटेड और लॉन्गर पार्ट है। फिर फनल शेप्ड है, इसको क्या बोलेंगे, इनफेंडिबुलम। और फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको क्या बोलेंगे, फेम्ब्री। और फिर आपसे क्वेश्चन करें कि आपकी ओवरी किसके साथ जुड़ी है, यूट्रस की वाल के साथ में, और कैसे जुड़ी हैं, सस्पेंडरी लिगामेंट है इनके थ्रू जुड़ी हुई हैं। फिर मैं यदि पूछूं कि यूटेराइन ट्यूब का कौन सा पार्ट है जो ओवरी के साथ में जुड़ा है, तो लास्ट ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोला था, फेम्ब्री, ये जुड़ा है। फिर मैं यदि आपसे पूछूं कि जो यूटेराइन ट्यूब हैं, इन यूटेराइन ट्यूब के अंदर किस तरह के टिश्यूज की लाइनिंग होती है, तो आपको याद रखना है कि ओवरी जो है इसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये ओवरी ओवम बनाती है, तो अगली बार ये इस ओवरी को ओवम बनाना होता है, ऐसे अल्टरनेटिवली ये काम करती हैं। और ये ओवम जो है यहाँ से सीलियरी मूवमेंट के थ्रू पहले फेम्ब्रिया में इंटर करेगा, उसके बाद में इस फेम्ब्रिया में इंटर करने के बाद इनफेंडिबुलम, फिर एम्पुला, यहाँ ऐसे पहुँचेगा। और इस साइड के अंदर यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और वेजाइना के अंदर यदि स्पर्म प्रेजेंट है, तो ये मूवमेंट करता हुआ स्पर्म यहाँ करता हुआ यहाँ पहुँचेगा। और यूटेराइन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन आता है कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, तो कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, एम्पुला। ये यूटेराइन ट्यूब का सबसे डायलेटेड पार्ट है और ये फर्टिलाइजेशन की कॉमन साइट है। और जैसे ही आपका स्पर्म और इधर से ओवम, इन दोनों का यूनियन होगा, तो इनके यूनियन से बनने वाली जो सेल है उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट सेल। और ये जाइगोट सेल धीरे धीरे मूवमेंट करती हुई, और ये यूटेराइन ट्यूब में सीलियरी एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है, धक्का मार के इसको यूट्रस की वाल के साथ में अटैच जो है वो कर देते हैं। अब यदि आप पूछें कि यूट्रस की जो वाल है उसमें कौन कौन सी लेयर हैं, तो देखो इसके अंदर की जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे, इंडोमेट्रियम। अंदर की लेयर है इसलिए देखो इंडोमेट्रियम, जैसे हार्ट में इंडोकार्डियम ऐसे इंडोमेट्रियम। फिर बीच की लेयर में हार्ट में क्या था, मायोकार्डियम, तो मायोमेट्रियम। और फिर बाहर की लेयर हार्ट में क्या थी, पेरिकार्डियम, तो पेरीमेट्रियम। ऐसे यूट्रस की आपकी क्या है, ये 3 लेयर जो है वो होती है। और इसके अंदर आपको याद रहे कि यूट्रस की जो अंदर की जो लेयर है, अंदर की लेयर हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अपने आप को रिपेयर करती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही स्टार्ट होता है तो ये अंदर की लेयर डैमेज होती है, और डैमेज होके ये वेजाइनल रूट से और मेंसेस के दौरान जो ब्लड लॉस होता है उसमें निकल जाती है। तो यदि आपसे पूछे कि यूट्रस की कौन सी लेयर हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपने आप को टूटती है और अपने आप को रिपेयर करती है, तो वो क्या है, इंडोमेट्रियम है। या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूट्रस की जिस लेयर में मैक्सिमम बदलाव होते हैं वो भी क्या है, वो भी इंडोमेट्रियम जो है ये होती है। अब आगे आते हैं, नीचे इसी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। देखो ये लिखा यूट्रस, और यूट्रस लिखा है कि पेल्विक कैविटी में होगा। मैंने बताया था आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर, पीछे की तरफ रेक्टम होता है। यूट्रस के 3 पार्ट हैं, फंडस जो ऊपर का था डूम शेप्ड, बॉडी है बीच का, और सर्विक्स वेजाइना के साथ जुड़ा है। यूट्रस की 3 लेयर मैंने कहा था, देखो अंदर की इंडोमेट्रियम, मेट्रियम मदर से याद करना, मायोमेट्रियम, और बाहर की लेयर क्या, पेरीमेट्रियम। उसके बाद में यूट्रस ऊपर की तरफ जो उसका फंडस है वो यूटेराइन ट्यूब या फ्लोपियन ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ है। और फ्लोपियन ट्यूब जो है उनका काम है ओवम को ओवरी से ओवम को कन्वे करके यूट्रस की तरफ लेके आना। कौन से मूवमेंट से, सीलियरी मूवमेंट से। इसलिए आपके जो यूटेराइन ट्यूब हैं उनमें सीलियरी एपिथेलियल सेल की लाइनिंग होती है। फिर मैंने आपको बताया कि ओवम और स्पर्म जो है इनका दोनों का यूनियन यूटेराइन ट्यूब के अंदर होगा।
और कौन से हिस्से में होगा, तो बताया एम्पुला में होगा। उससे जाइगोट सेल बनेगी और जाइगोट सेल को धीरे धीरे धक्का मार के प्रोपेल करके यूट्रस के साथ में उसको इम्प्लांट कर देंगे। इसके बाद में आपसे पूछा गया ओवरी के बारे में, तो अभी आपको बताया था डायग्राम के अंदर, याद कीजिए, सस्पेंडरी लिगामेंट के थ्रू ओवरी जो है वो यूट्रस के अंदर 2 होती हैं। ओवरी के अंदर सेल होती हैं, इनको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकुलर सेल। और ये ग्राफियन फॉलिकुलर सेल जो है वो क्या है, एक हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये आपको पता पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इस हार्मोन की इन्फ्लुएंस में ओवरी की ग्राफियन फॉलिकुलर सेल मैच्योर होती हैं और अंडा बनाती हैं। ठीक है, इसके बाद में आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसी से सडनली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर्ड का मतलब जैसे आप बंदूक की गोली का ट्रिगर दबाते हैं तो गोली चल जाती है। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेजेंस में ओवरी की ग्राफियन फॉलिकुलर सेल मैच्योर होंगी, अंडा बनाएंगी, और वो अंडा रप्चर होकर बाहर कब आएगा, यानी ओवुलेशन कब होगा, ट्रिगर्ड कब होगा, जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सडनली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ा देगी, तब होगा। उसके बाद में ओवम क्या है, यदि फर्टिलाइज हो जाता है, जैसे ओवुलेशन होगा, अंडा फैम्ब्री के थ्रू और फिर आपके यूटेराइन ट्यूब के थ्रू एम्पुला में पहुंचेगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, तो वो यूट्रस की वॉल के साथ अटैच और एक हार्मोन का सिक्रेशन करेगा जिसको आप पहले से जानते हैं, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। और इसी हार्मोन से हम किसका पता लगाते हैं, प्रेगनेंसी का डिटेक्शन करते हैं। इसके बाद जैसे आपने कहा मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए ये एक मेच्योर ग्राफियन फॉलिकुल है और इसके अंदर ये ओवम है, तो और जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन हुआ सडनली, तो ये रप्चर होगी, ये अंडा तो इधर आ गया। बचा हुआ जो पार्ट है इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटम। और ये कार्पस ल्यूटम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में ये किसका, प्रोजेस्टेरोन का और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है आने वाले 3 महीने तक। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उसके बारे में। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, क्योंकि ये साइकिल है इसलिए राउंड में होगा, और इस साइकिल के अंदर क्या है, इसमें 3 जो है वो क्या होती हैं, इसके अंदर स्टेज होती हैं। पहले मैं 3 स्टेज को आपको एक बार डायग्राम से बता दूं। तो चूंकि साइकिल हर 28 दिन के अंदर आता है, तो इसको दिखाने के लिए हम इसको ऐसे राउंड के अंदर ऐसे बना रहे हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटल ये क्या है, टाइम इसका 28 डेज है। और इसको मैं बीच से यदि लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो ये बीच से लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये आप मान लीजिए इधर वाले जो डेज हैं ये 14 दिन हैं, और ये भी क्या है, ये आपके 14 डेज। तो ये 28 डेज का साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुए थे हम, और वापस घूम के यहीं हम आ जाएं, तो ये आपका साइकिल। इसके अंदर ये जो फेज़ है इसका नाम है मेंस्ट्रुअल फेज़, जो करीब 4 से 5 दिन होता है। और इस फेज़ के दौरान आपके यूट्रस की जो अंदर की लेयर है, जिसको मैंने बोला अंदर की, इसका मतलब इंडो मदर से मेट्रियम, वो डैमेज होती है, और डैमेज होके वो आपके वेजाइनल रूट से बाहर निकलती है। साथ में जो अनफर्टिलाइज एग है वो सब चीज़ें यहाँ से निकलती हैं। तो ये 4 से 5 दिन होती है। उसके बाद दूसरी फेज़ जो है वो, क्योंकि ये भी 4 दिन है, तो ये करीब 10 डेज की फेज़ होगी। और इस फेज़ को क्या बोलेंगे, प्रोलिफरेटिव। और इस फेज़ के दौरान, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। इस फेज़ के दौरान जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, वो क्या है, प्रोलिफरेशन का काम करेगा। यूट्रस अपने आप को, अंदर की लेयर अपने आप को रिपेयर करेगी। इधर ओवरी के अंदर दूसरा जो अंडा है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। और जैसे ही यहाँ मेंसेस आया और ये टाइम मैं यहाँ पहुँचा, लगभग जब 14 दिन का टाइम होगा इस दौरान, और इस स्टेज के जैसे लास्ट में पहुँचते हैं तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुँच जाता है। और तभी सडनली आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके एंटीरियर लोब से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सडन रिलीज होता है। और जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सडन रिलीज होगा, जो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल थी, और मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल जिसमें अंडा बन चुका है, वो रप्चर होंगी। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सडन रिलीज से
क्या है, ये ओव्यूलेशन होगा। कोई पूछे ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होता है, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी मैक्सिमम लेवल पे होता है और सडन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सडन रिलीज ये भी मैक्सिमम होगा और ओव्यूलेशन होता है और अंडा बाहर। और जैसे ही एग बाहर आएगा तो ये आपका पता आपको ये यूटेराइन ट्यूब में चला जाएगा और बचा हुआ जो पार्ट है एग के बाहर आने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटम। और ये कॉर्पस ल्यूटम इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में आने वाले 14 डेज तक ये किसका सिक्रेशन करेगा, प्रोजेस्टेरोन का प्राइमरली, और थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करेगा। और इनका सिक्रेशन होगा तो इस फेज को हम क्या बोलेंगे, सिक्रेटरी फेज जो है ये बोलेंगे। तो ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की 3 जो है फेज थी। इसी को मैं आपको थ्योरी में जो लिखा उसको एक बार बता देता हूँ कि देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये साइकिल जो है प्यूबर्टी के साथ में स्टार्ट होता है जैसे ही, और उसके बाद ये ख़त्म होगा उसको क्या बोलेंगे, मीनोपोज। पोज का मतलब बंद हो जाना, कोई चीज़ सीन को हम पोज करते हैं बंद हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं दैट इज मिनार्क। उसको क्या बोलेंगे, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा उस कंडीशन को बोलते हैं मिनार्क। मैं लिख देता हूँ, देखो दैट इज मिनार्क, इसको भी याद रखना है। कोई आपसे पूछे कि किसी फीमेल के अंदर, किसी गर्ल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, इसको बोलेंगे मिनार्क। इसका सोशल इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि किसी को मिनार्क आया इसका मतलब उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही है। और उसके बाद में जब ये करीब 45 साल की एज में, 50 साल की एज में बंद होता है, इसको क्या बोलेंगे, मीनोपोज। तो ये मिनार्क से मीनोपोज ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है। और ये साइकिल 26 से 30 दिन में हर बार रिपीट होता है। इसके अंदर 3 फेज होती हैं और 3 फेज में देखो एक फेज है जिसका नाम क्या है, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। इसका नाम क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज। इसके दौरान मैंने बताया था यूट्रस की जो अंदर की लेयर एंडोमेट्रियम शेड्स ऑफ ब्रेक होती है, जिससे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड, अनफर्टिलाइज एग, इन सब का लॉस होगा और इसका ड्यूरेशन 4 से 5 दिन होता है। इसके बाद दूसरी फेज है दैट इज प्रोलिफरेटिव। इस प्रोलिफरेटिव फेज के दौरान जो एंडोमेट्रियम है वो लेयर अपने आप को रिवाइव करेगी, दोबारा से बनेगा। एस्ट्रोजन लेवल जो है इस फेज के दौरान बढ़ेगा और इस फेज के लास्ट में एस्ट्रोजन का लेवल क्या है, हाईएस्ट जो है वो होगा। और इस फेज का ड्यूरेशन करीब क्या है, आपको पता 10 दिन का होता है। और यहाँ देखो लिखा भी है आपके नोट्स में आगे कि सडनली एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ जाता है इसके स्टेज में लास्ट में। उससे जो आपकी ओवरी जो है उसके अंदर जो है रप्चर होती हैं, ग्राफिन फॉलिकल जो है ओवरी में रप्चर हो जाएंगी, ओवम रिलीज होगा। इस दौरान बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा ओवुलेशन के टाइम पे। ये आपका इस फेज का ड्यूरेशन 10 था और शुरू वाले दिन जोड़ लें 4 से 5 तो आप कहेंगे 14 से 15 डेज के ऊपर, जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसके 14 से 15 दिन की स्टेज के अंदर क्या है, ओवुलेशन जो है वो होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज के अंदर है कि ओवम निकलने के बाद जो बचा हुआ पार्ट उसको कार्पस ल्यूटम बोलेंगे। वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करेगा और इसका ड्यूरेशन कितना है, 14 डेज तक है। अब इसके बाद में मैं लास्टली पार्ट में आता हूँ कि लास्ट में पूछा है कि एक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, इसको मिनार्क बोलेंगे, और अल्टीमेटली बंद हो जाएगा, इसको मीनोपोज कहेंगे या इसको क्लीमासेट्रिक बोलते हैं। और ये 45 से 55 साल की एज में होता है, डिपेंड करता है वुमेन टू वुमेन। और जैसे ही किसी को मीनोपोज हुआ इसका मतलब ये है कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले इरेगुलर होगा और धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और जैसे ही ये इरेगुलर होगा तो आपकी ओवरी जो है वो एफएसएच और एलएच हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं उनके लिए रेस रिस्पॉन्सिबल होंगी। फीमेल की जो सेक्सुअल डिजायर है वो कम हो जाएगी। और इस दौरान उनके अंदर क्या सिम्टम्स आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है उनका मूड स्विंग होता है, मूड चेंज होता है। बिना ही बात वो किसी बात के ऊपर गुस्सा हो सकती हैं, तो उनके अंदर अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है, अनप्रिडिक्टेबल जिसका कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो एपिसोड ऑफ अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर ये मीनोपोज के दौरान फीमेल्स में आता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल धीरे धीरे उनके अंदर क्या है, बढ़ता है, इसको याद रखना। बोन का जो मास है, बोन कमज़ोर हो जाती हैं। सेक्सुअल जो ऑर्गन एट्रोफिक यानी फंक्शनलेस हो जाते हैं। ब्रेस्ट जो है उनके अंदर श्रिंकेज हो जाता है। अचानक से फीमेल के अंदर स्वेटिंग, पसीना आना, फ्लैशिंग, एकदम से चेहरा लाल हो जाना, बीपी सडनली बढ़ जाना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो सारे सिम्टम्स आपको याद नहीं करनी, लेकिन चूंकि
एक फीमेल की बॉडी करीब आप कहेंगे 14-15 साल की एज में मीनार्क स्टार्ट होता है, और मीनोपोज जो है वो 45 से 55 इतने साल तक उसकी बॉडी जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रेजेंस में काम करती है। लेकिन मीनोपोज के बाद इन हार्मोन के अंदर बदलाव आता है, और इन हार्मोन में बदलाव आएगा तो उसके मूड के अंदर भी बदलाव होगा, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होगा, सेक्सुअल डिजायर जो है वो कम हो जाएगी, ब्रेस्ट में श्रिंकेज और इसकी में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। इसके अलावा हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ेगा। इस तरह के सिम्टम्स जो है इसके अंदर आते हैं। और मीनोपेज पोज है, इस मीनोपोज का एक दूसरा नाम क्लीमाक्टेरिक जो है ये भी हम बोलते हैं। तो ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो पूरा हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट सिस्टम जो है उसका डिस्कशन करेंगे और इसके MCQs डालेंगे, और आपको लगातार पढ़ते रहना है। कभी भी आपकी सडनली एग्जाम की डेट आ जाएगी फिर आप घबरा जाएंगे, इसलिए आपको लगातार पढ़ना है, कंटिन्यूटी रखनी है, और उसी से ही आपका इम्प्रूवमेंट जो है वो डे बाय डे होता है। इसी के साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद।